अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। सोर्सेज देख लिए, प्रॉपर्टीज़ देख ली, यूजेस देख लिए। अब हम जिस बारे में बात करने लगे ना, वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे शुरू होती है। कुछ तो मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का बताया था, लेकिन उसी को फर्दर लेके चलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ इन 3 क्लासेस तक लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उन सब की बारी बारी फॉर्मेशन देखेंगे। बहुत सी सुन के घबराना नहीं है, इजी चीज़ें हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझे सबसे इजी है। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है स्टूडेंट्स। आपने गौर से सुननी है हर बात, और आपने प्रैक्टिस भी करनी है, लिखना भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्काइल रेडिकल्स किस तरह बनते हैं और वो हमारे पास क्यों बनते हैं, वो किस तरह बनाने हैं और उनके यूजेस क्या हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं एल्काइल रेडिकल्स की। हम बात करने लगे हैं कि हमारे पास एल्काइल रेडिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप सबको याद होगा कि मैंने आपको मीथेन पढ़ाया था। मीथेन क्या था? एक कार्बन एटम था और उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच थे, ठीक है। ऐसे कंपाउंड के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये सैचुरेटेड है, ये भरा हुआ है, इट इज ऑलरेडी कंप्लीट। आप इसमें कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसका इजी सॉल्यूशन ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ को करें रिमूव, और उसके बाद इसके अंदर कोई भी चीज़ कर दें ऐड। तो आप इस हाइड्रोजन को करेंगे रिमूव, कार्बन को तो ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन की रिमूवल की बात नहीं हो रही। कार्बन तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बस यहाँ पे कार्बन भी रिमूव हो सकता है। हम रिमूवल की बात करें, लेकिन हम कार्बन की रिमूवल की भी बात नहीं कर रहे। तो क्या हुआ कि आपने एक चीज रिमूव की जो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन रिमूव करके अब क्योंकि ये इस तरह से कुछ बन जाएगा जिसमें 3 हाइड्रोजन्स तो लगे हुए हैं, लेकिन एक बॉन्ड कार्बन का खाली है। कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाने थे? इसने टेट्रावेलेंसी पूरी करनी है। कार्बन ने 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए, अब एक बॉन्ड इसका खाली है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है CH3 और आगे डैश डाल के। ये डैश ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे कोई और चीज आके अटैच हो सकती है, और उसकी रीजन क्या है कि आपके पास ये कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। ये कंपाउंड जो अभी बना हुआ है ना आपके सामने, ये स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल होने की जरूरत है। तो जिससे पता लग रहा है कि यहाँ पे वैलेंसी इनकम्प्लीट है, कार्बन को एक चौथा बॉन्ड चाहिए, कार्बन ने कंप्लीट होना है। इसलिए इसको कंपाउंड कहने के बजाय हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जब भी चार्जेस की बात होती है तो या हम आयन कहेंगे या हम कहेंगे रेडिकल्स। तो इन सबको आपने कहना है रेडिकल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये आप लोग बताएं। एल्केन्स हमारे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्यों होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? क्योंकि उनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सिंगल बॉन्ड्स को फर्दर तोड़ के आप कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को निकाल लें और उसके अंदर फिर कोई एडिशन करें। पहले रिमूवल होगा, फिर एडिशन होगा। तो एल्केन्स में जब आप कोई भी रिमूवल करेंगे किसी चीज़ की, और जो कि हाइड्रोजन की रिमूवल की हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की रिमूवल करने की वजह से जो चीज़ रह जाएगी उसको कहेंगे रेडिकल। और क्योंकि ये रेडिकल आपके एल्केन से आए हैं, इस वजह से इन रेडिकल्स का नाम पूरा होता है एल्काइल रेडिकल्स। ये तो मैंने आपको सिर्फ मीथेन से बताया है कि मीथेन का एल्काइल रेडिकल किस तरह बनेगा। हर किसी के लिए ऐसा ही है। आपने कोई भी एल्केन आपको दे दिया जाए ना, तो ये बात आप सबने याद रखनी है कि आप उसके सिंगल बॉन्ड्स को नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे आपके पास मीथेन कंप्लीट है, मैं आपसे कहती हूँ 5th बॉन्ड लगाएं, आप तो कहेंगे मिस कैसे लगाएं, उसके तो 4 बॉन्ड्स कार्बन बना सकता है। कार्बन 5वां बॉन्ड जब बना ही नहीं सकता, तो हम कार्बन के साथ 5th बॉन्ड कहाँ से लगाएंगे? तो फिर उसका सोल्यूशन आप मुझे ये देंगे कि मिस आप एक काम करें, ये 5th बॉन्ड लगाने के बजाय ये करें कि ये जो एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन है इसे कर दें रिमूव, और उसके बाद आप यहाँ पे जो मर्जी चीज़ लगा दें। तो ये सोल्यूशन ठीक भी है। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स बना नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं इसमें ऐड कर नहीं सकती कोई चीज़। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने इसको कह दिए, तो मैं क्या करूँगी? हाइड्रोजन रिमूव करूँगी। हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए आपके पास 4 हाइड्रोजन है मीथेन में, जौन सा मर्जी हाइड्रोजन रिमूव करें, और आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद चीज़ रह जाएगी उसको कहते हैं एल्काइल रेडिकल। इसी तरह इथेन पे बात करते हैं। इथेन का क्या स्ट्रक्चर होता है? आप सबको याद है, CH3 CH3।
हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करने की बात कर रहे हैं और यूजुअली क्या होता है कि जिस हाइड्रोजन को हम रिमूव करने की बात कर रहे होते हैं वो हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन होता है। टर्मिनल का मतलब होता है एंड वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इथेन में क्योंकि दोनों कार्बन में से कोई भी आप फर्स्ट समझ लें, कोई भी आप लास्ट समझ लें, तो इसका हाइड्रोजन रिमूव करें या इसका हाइड्रोजन रिमूव करें एक ही बात है। सिंप्लिसिटी केस के लिए हम इस तरह लिख देते हैं कि ये CH3 CH2 और आगे ये डैश डाल दी, जिससे पता लग गया कि फिर से रेडिकल बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किए। हाइड्रोजन रिमूव किया, इस कार्बन के आप बॉन्ड्स देखें कितने बन रहे हैं। एक उसने कार्बन टू कार्बन बनाया हुआ है, 2 उसके पास हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड्स उसने बनाए हैं, चौथा अभी भी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे अब आप कोई भी चीज़ और अटैच कर सकते हैं। एल्काइल रेडिकल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। सिर्फ एल्केन्स बेशक इंपॉर्टेंट है, बेशक मेजर क्लास है, लेकिन सिर्फ एल्केन्स की बेस पे सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती। इसी तरह से होता है कि हाइड्रोजन्स रिमूव होते हैं एल्केन्स में से, उसके साथ नई चीज़ें लगती हैं और फिर ये देखा गया कि एक बिल्कुल नई क्लास भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवर हो जाती है। तो ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास एल्केन्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सिंगल बॉन्ड वाली क्लास है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट है ना, एक्सपेरिमेंट तो करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है हाइड्रोजन को रिमूव किए बगैर? उन्होंने देखा ही नहीं कि उसके बाद कुछ हो सकता है या नहीं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं कि इस हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई नई चीज़ बन सकती है या नहीं। तो नई चीज़ें जो बनानी होती हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसे बनाते हैं कि एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन को आप सबने करना है रिमूव, और एग्जिस्टिंग एक हाइड्रोजन सिर्फ रिमूव करना है। मैं आपको ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव करने का नहीं कह रही। रेडिकल फॉर्मेशन में ईजी चीज़ ये है कि एक हाइड्रोजन आप सबने कर देना है रिमूव, और उस एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो आपके पास रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसको आपने रेडिकल का नाम दे देना है। इसकी नेमिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर पहले 5 कार्बन तक रेडिकल्स बनाएं। अब हम बात करते हैं 3 कार्बन्स की, ठीक है। 2 कार्बन्स की हमने बात कर ली, ये अब हमारे पास आ गया है 3 कार्बन। मैंने आपसे कहा है टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करना है। टर्मिनल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिंप्लिसिटी के लिए हमारे पास ये जो राइट साइड पे होता है इसी को रिमूव करते हैं और हमारे पास रह जाएगा CH3 CH2 CH2 लाइन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के बॉन्ड्स देख लिए, इसने दो कार्बन के साथ ना कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ नहीं है, ये बात याद रखनी है। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है एक, हाइड्रोजन के साथ हैं 2, 3 पूरे और चौथा इनकम्प्लीट। यहाँ पे अब चौथा बॉन्ड क्योंकि कार्बन का इनकम्प्लीट है तो कोई भी और एलिमेंट आके यहाँ पे अटैच हो सकता है कार्बन के साथ, और ये हमारे पास बन गया फिर से रेडिकल। तो रेडिकल किस तरह से बनता है आप सबको पता है। रेडिकल होता क्या है? रेडिकल आयंस और रेडिकल्स में डिफरेंस आप सबको पता होगा। आयंस होते हैं जिसमें चार्जेस होते हैं लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और रेडिकल्स भी उसी तरह के होते हैं जिसमें आपके पास एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस आ रहा होता है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चार्जेस नहीं आते। रेडिकल्स के ऊपर जो हम लगाते हैं ना वो इस तरह का डॉट लगा देते हैं। डॉट रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं मगर कम है, तो इस तरह का डॉट लगता है आपके रेडिकल्स के ऊपर। हमने प्रोपेन की बात की, अब ब्यूटेन की बात करते हैं। ब्यूटेन है 4 कार्बन। 4 कार्बन को पहले तो इसके बॉन्ड्स पूरे करें सारे के सारे। बॉन्ड्स पूरे करने के बाद मैंने आपसे कहा है कि टर्मिनल हाइड्रोजन आपने रिमूव कर देना है। टर्मिनल हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, तो टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड आया है वो कुछ इस तरह से आ गया है। इसके ऊपर भी डॉट लगेगा, ये भी रेडिकल है और इसी तरह से ये रिजल्टेंट कंपाउंड है, ये रेडिकल है। अब इस कार्बन के पास जगह है, 3 बॉन्ड्स हैं, 4th बॉन्ड ये किसी के साथ भी बना सकता है, कोई भी एलिमेंट आके अटैच हो सकता है, वो नया कंपाउंड बन जाएगा। एल्काइल रेडिकल्स की क्यों ज़रूरत है? ताकि देखा जाए कि एल्केन से और कितने कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली है 4 कार्बन एटम्स की। आई वांट कि आप 10 कार्बन एटम्स तक सबके हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करना है बस आपने, और आपका रेडिकल बन जाएगा। 10 कार्बन एटम्स तक आपने प्रैक्टिस करनी है C1 to C10, और C1 to C10 जो आपने प्रैक्टिस करनी है उसमें आपने टर्मिनल हाइड्रोजन सिर्फ रिमूव करना है जो फाइनल हाइड्रोजन है, और उसके बाद उसका फॉर्मूला लिख देना है। सिर्फ एक हाइड्रोजन के रिमूवल से आपके पास रेडिकल बन जाता है। अब इसके नेमिंग की तरफ आते हैं कि इसको नेम किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हमने बात की मीथेन की, ठीक है, तो आपके पास मीथेन की बात करने के बजाय मैं एल्केन से समझाती हूँ। एल्केन की एंडिंग होती है ANE से, ठीक है, ये है ALK और आगे एंडिंग है ANE। जब आपने एल्काइल रेडिकल्स को नेम करना है ना तो आपने ये ANE रिमूव कर देना है और यहाँ पे इसकी जगह डाल देना है YL। इस तरह से आपका वो एल्काइल रेडिकल का नाम आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, अभी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है मीथेन। मीथेन में ये देखें मैथ और उसके बाद आ गया ANE। मैंने कहा है इस ANE को रिमूव करें और इसकी जगह YL डाल दें।
तो मैथ YL मिथाइल। मीथेन का जो रेडिकल है उसका नाम है मिथाइल, ये बात याद रखनी है। मीथेन के रेडिकल का नाम है मिथाइल। इथेन की बात कर लेते हैं। इथेन की बात करेंगे तो ANE रिमूव करेंगे, हमारे पास आ जाएगा इथाइल। ठीक है, इथाइल कौन सा है? ये वाला। सबको समझ आ गई होगी कि इथाइल कौन सा है? ये वाला। ठीक है, इथाइल की हमने बात कर ली जिसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। प्रोपेन की बात करते हैं, प्रोपेन के लिए भी यही करना है। प्रोपेन में प्रोपेन आपके पास इस तरह से मौजूद होता है, ANE को करें रिमूव और उसके साथ लगा दें YL प्रोपाइल। इस तरह करके आपके पास जितने भी एल्केन है, ALK है, ALK क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कार्बन नंबर कितने हैं। मैथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन नंबर 1 है, एथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन नंबर 2 है, प्रोप रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन नंबर 3 है, ब्यूट रिप्रेजेंट करेगा कार्बन नंबर 4 है। तो जो कार्बन नंबर के लिए जिन चीजों को, जिन प्रीफिक्सेस को यूज किया जा रहा है उनको आपने रिमूव नहीं करना। जो एल्केन को रिप्रेजेंट करने के लिए ANE रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, इसको रिमूव करना है आपने और साथ YL लगा देना है। आप पूछेंगे कि हमने ये ALK वाला जो कार्बन एटम नंबर वाले वो क्यों नहीं करना रिमूव? उसकी रीज़न ये है कि हम किसी भी कंपाउंड में से कार्बन रिमूव नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ उसके हाइड्रोजन्स को रिमूव कर रहे हैं। इसी वजह से जो हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड आएंगे उनके हाइड्रोजन रिमूव होंगे, कार्बन एटम उतने ही होंगे। तो हम कार्बन एटम के लिए जो प्रीफिक्सेस लगाए हैं उनको नहीं छेड़ेंगे और सिर्फ YL लगा के एल्काइल रेडिकल बना देंगे। आपने 10 कार्बन एटम्स तक प्रैक्टिस करनी है, ये आपका टास्क है और आपने देखना है कि 10 कार्बन एटम्स तक क्या आप इसको नेम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे इन्हीं के अंदर और हम देखते हैं थोड़े से और स्ट्रक्चर्स को। अब होता क्या है कि मैं आपको ये स्ट्रक्चर्स क्यों बताने लगी हूँ, उसकी रीज़न क्या है कि आप सबने देखा है इन स्ट्रक्चर्स में, प्रोपेन को देखें। प्रोपेन के पास इधर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब प्रोपेन में टर्मिनल तो चले, मैंने कहा इसको कर लें या इसको कंसिडर कर लें, एक ही बात है। लेकिन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मिस अगर टर्मिनल तो चले आपने रिमूव कर दिया है, ये मिडल वाला हाइड्रोजन नहीं रिमूव हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हाइड्रोजन रिमूव करने की हम बात कर रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते हाइड्रोजन रिमूव? हम बिल्कुल हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह ब्यूटेन में भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि मिडल वाले क्यों नहीं छेड़ रहे हम? मिडल वाले भी आप छेड़ सकते हैं, मिडल वाले भी रिमूव हो सकते हैं हाइड्रोजन, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उनको रिमूव करने कैसे करना है, उनको नेम कैसे करना है, उसकी तरफ अब आते हैं। प्रोपेन का सिंपल स्ट्रक्चर जो हम सबको आता है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, मैंने आपको बताया था लॉन्ग चेन हो किसी भी चीज़ की तो उसके साथ आपने सिंपली डाल देना है N, और ये N रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोपेन है लॉन्ग चेन में। अब इसका प्रोपाइल किस तरह से बनाना है लॉन्ग चेन में? सिंपली जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि टर्मिनल हाइड्रोजन करें रिमूव, और टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करके आपके पास ये चीज़ रह जाएगी जो हमने पहले बात की। इसका नाम प्रोपाइल के बजाय हम दे देंगे N प्रोपाइल। ठीक हो गया? ये बात तो क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, आपको समझ आ गई। ठीक है, N प्रोपाइल हमने नाम दे दिया क्योंकि हमने टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव किया था। N क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग चेन है। आइसोप्रोपाइल की बात करते हैं। अब क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि यहाँ पे मिडल हाइड्रोजन क्यों नहीं रिमूव हुआ, तो मैंने आपसे कहा जी हो सकता है मिडल हाइड्रोजन रिमूव, आए करते हैं मिडल हाइड्रोजन को रिमूव। हमारे पास ये है प्रोपेन का स्ट्रक्चर और आपकी फरमाइश पे मैं इसका मिडल हाइड्रोजन रिमूव करूंगी, टर्मिनल हाइड्रोजन को अब मैं नहीं छेड़ूंगी। तो आपके पास रिजल्टेंट जो चीज़ बच जाएगी वो किस तरह होगी? CH3C हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड इधर CH3, ये बॉन्ड है जो अब खाली है। कौन से कार्बन एटम पे खाली बॉन्ड है? सेकंड कार्बन एटम पे। और सेकंड कार्बन एटम पे जब भी कोई चेंज आता है, मैंने आपको बताया था आइसो उसके नाम के साथ आ जाता है। तो अब समझ आई कि प्रोपेन का अगर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है और आपने टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव किया है तो हम उसको कहेंगे N प्रोपाइल। लेकिन अगर आपने उसी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर में मिडल हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपेन नहीं होता। क्यों नहीं होता? आइसोमर्स में हमने पढ़ा था कि प्रोपेन जो होता है 3 कार्बन एटम्स वाला वो आइसोमर नहीं बना सकता, 4 कार्बन एटम ऑनवर्ड्स आपके पास आइसोमर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे। ये आइसो को आइसोमर से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना स्टूडेंट्स, ये आइसोमर्स की बात नहीं है, ये एल्काइल रेडिकल्स की बात है। और एल्काइल रेडिकल्स में क्या होता है कि एल्काइल रेडिकल में जब आप एल्काइल रेडिकल के बनाने के लिए सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे ना, तो आप आइसो का साथ लगा देंगे। आइसोमर में क्या था? सेकंड कार्बन के साथ लास्ट कार्बन को अटैच करना है। और यहाँ पे क्या है एल्काइल रेडिकल में कि सेकंड कार्बन के साथ का हाइड्रोजन रिमूव करना है।
डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर आपने लॉन्ग चेन का हाइड्रोजन रिमूव किया तो उसमें आपने क्योंकि टर्मिनल या लास्ट हाइड्रोजन रिमूव किया था, उसका हमने सिंपली नाम रख दिया एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल अगर सुन के भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि सिर्फ लास्ट हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। साथ ही साथ हम बात करते हैं आइसोप्रोपाइल की, तो आइसोप्रोपाइल का मतलब है कि हमारे पास मिडल हाइड्रोजन रिमूव हुए मिडल कार्बन के साथ जो अटैच था। ठीक है, ये वाला तो इजी है, प्रोपेन इजी है, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन के ना क्योंकि दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने इसके आइसोमर्स पढ़े थे, और हमने इसके जब आइसोमर्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि ब्यूटेन एन ब्यूटेन की फॉर्म में भी होता है, मतलब लॉन्ग चेन। किस तरह से होगी इसकी लॉन्ग चेन? CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो हो गई जी इसकी लॉन्ग चेन। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि जो ब्यूटेन है वो आइसो की फॉर्म में भी होता है, आइसो ब्यूटेन की फॉर्म में भी। आइसो ब्यूटेन का क्या स्ट्रक्चर होता है? CH3 और यहाँ पे एक और कार्बन आके हो जाता है आपके पास अटैच, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल हाइड्रोजन की ज़रूरत रहती है। ये बात समझ में आई कि क्यों हमें यहाँ पे हमने इसको आइसोब्यूटेन का, अभी ये आइसोमर की बात हो रही है, गौर से सुनना है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, परेशान नहीं होना इसको सुनते हुए। ये हमने बात कर ली आइसोमर की, ये आइसोमर हो गया ब्यूटेन का। अभी हम सिर्फ बात करें कि ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने आपसे पूछा ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर्स हैं, आपको आइसोमर्स याद थे, आपने कहा मिस ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर ब्यूटेन का एन ब्यूटेन के नाम से आता है और दूसरा स्ट्रक्चर ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन के नाम से आता है। मैंने कहा चलें ठीक है, आइसोब्यूटेन के नाम से आता है, एन ब्यूटेन के नाम से आता है, अब इन दोनों के एल्काइल रेडिकल्स बना के दिखाएं मुझे। जब आप एन ब्यूटेन का एल्काइल रेडिकल बनाएंगे तो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन का टर्मिनल हाइड्रोजन जब आप रिमूव करेंगे तो टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करने की वजह से इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा और आपके पास इसका नाम आ जाएगा एन ब्यूटाइल। ठीक है, क्योंकि आपने उसकी लॉन्ग चेन में से टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव किया। इसी लॉन्ग चेन में से अब आप में से कोई मुझसे पूछता है कि मिस क्या हम इसके सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी भी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन ही है, लेकिन जहां से हाइड्रोजन रिमूव करना है वो है आपका सेकंड कार्बन का। सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करना है तो वो किस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास? CH3, यहाँ के हाइड्रोजन टर्मिनल पूरे रहेंगे, टर्मिनल इधर के पूरे रहेंगे, लॉन्ग चेन बनेगी। दरमियान में से सेकंड कार्बन अगर आप इसको सपोज कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक रह जाएगा और बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे। तो ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स के किस तरह से आप लोगों ने ब्यूटेन के, एन ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर बनाए। मतलब ये कि ब्यूटेन आइसोमर बनेगा तो 2 स्ट्रक्चर बनाएगा, एन ब्यूटेन बनाएगा और आइसोब्यूटेन बनाएगा। लेकिन अगर आप ब्यूटेन के एल्काइल रेडिकल बनाएंगे तो इसके 4 तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ब्यूटेन के एन ब्यूटेन में भी 2 होंगे और आइसोब्यूटेन में भी 2 होंगे। एन ब्यूटेन में अगर आपने एन ब्यूटाइल बनाया तो मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव किया। एन ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में अगर आपने सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाया तो मतलब आपने सेकंड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच था उसको रिमूव किया। और सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको क्यों कहा है? सेकेंडरी का मतलब सेकंड कार्बन, सेकंड बात हो रही है सेकंड चीज की, इस वजह से आपने इसको कह दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल पे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसको आइसो क्यों नहीं कहा, कार्बन एटम तो दूसरा यूज़ हो रहा था। तो आइसो इसलिए नहीं कहा क्योंकि ब्यूटेन में ऑलरेडी एक और स्ट्रक्चर मौजूद है आइसो ब्यूटेन। अगर मैं इसको भी आइसो ब्यूटाइल कह दूंगी, आइसो ब्यूटेन के अल्काइल हैलाइड को भी आइसो ब्यूटाइल कह दूंगी तो ये तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसी वजह से इसको कम कन्फ्यूज़ करने के लिए हमने एन ब्यूटेन में जब सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव किया तो उसको नाम दे दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, गौर से देखें इन चीज़ों को। फिर बात करते हैं ब्यूटेन के दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में। ये था ब्यूटेन का पहला स्ट्रक्चर। आइसोब्यूटेन है ब्यूटेन का दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें सेकंड कार्बन के साथ आपका आखिरी कार्बन या एक और कार्बन का एटम अटैच होता है। अब मैंने इसके ब्यूटाइल बनाने, इसके एल्काइल रेडिकल्स बनाने, इसके किस तरह बनेंगे? सबसे पहले तो आइसोब्यूटाइल बनेगा। आइसोब्यूटाइल का मतलब है कि टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। टर्मिनल हाइड्रोजन सबसे पहले, सबका सिंपल स्ट्रक्चर यही है कि टर्मिनल हाइड्रोजन आप कर दें रिमूव और उसका बन जाएगा एल्काइल रेडिकल। इजी, नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, आइसोब्यूटाइल था, आइसोब्यूटेन क्योंकि उसका नाम है, आपने टर्मिनल हाइड्रोजन आइसोब्यूटेन में से रिमूव किया तो इससे मैंने उसको आइसोब्यूटाइल कह दिया। नथिंग डिफिकल्ट, वही बात है, कुछ भी नया नहीं है, वही स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटेन का जो आइसोमर पढ़ा था हमने। तो आइसोब्यूटेन का वही स्ट्रक्चर है और उसमें से आपने टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब इसको टर्शरी ब्यूटाइल कब कहेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल इसको तब कहेंगे कि जब मैं इसका फाइनल वाला जो हाइड्रोजन है
उसको रिमूव करने के बजाय ये जो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन है इसको रिमूव कर दूं। जब मैं ये सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन बिल्कुल रिमूव कर दूंगी तब इसको कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी क्यों कहेंगे, सेकेंडरी नहीं कह सकते, आइजो ऑलरेडी उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसका पूरा नाम टर्शरी आइजो ब्यूटाइल होगा। आइजो तो ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आइजो की बात हो गई है। तो अब हम जो बात करेंगे वो टर्शरी की बात करेंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर ये बन जाएगा और टर्शरी इसका स्ट्रक्चर का नाम है, जिसका मतलब क्या है कि आपने आइजो ब्यूटेन के सेकेंड कार्बन पर से हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। तो प्रोपेन में से हम अगर टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करें तो उसको क्या नाम देते हैं वो भी हमने पढ़ लिया, और प्रोपेन की अगर सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करें उसको क्या नाम देते हैं वो भी पढ़ लिया। लेकिन आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल सेम चीज़ें नहीं हैं, दोनों डिफरेंट हैं। ब्यूटेन का एन ब्यूटाइल और चीज़ है, मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन, सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब है सेकेंड हाइड्रोजन। उसके बाद आइसोब्यूटेन में आइसोब्यूटाइल का मतलब है टर्मिनल हाइड्रोजन और आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब है सेकेंड हाइड्रोजन। ये चारों चीज़ें डिफरेंट हैं, ये ऐसे याद नहीं होंगी, इनको मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब आप इसको लिख के करेंगे ना, खुद करेंगे, तब ये आपको बहुत अच्छी याद होंगी। और पेपर में मैं चाहती हूँ आप ये एग्जाम्पल ज़रूर लिखें क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा जिसको आ जाए उसको ये भूलती नहीं है बड़ी, क्योंकि ईजी है। तो आप सब इसकी प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को 2-3 दफ़ा लिखें और नामों को 2-3 दफ़ा लाजमी लिखें। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को ना हाइड्रोजन रिमूव करने की तो समझ आ जाती है, लेकिन नाम कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा नाम किसके साथ था। तो नाम आपने कंफ्यूज नहीं करने स्टूडेंट्स, आपने नामों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और नेम्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इन नेम्स पे आपसे एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है, तो आप सबने इसको याद रखना है। साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एल्काइल रेडिकल्स बनाने हैं प्रोपेन और ब्यूटेन के, तो वो किस तरह के होंगे। तो याद रखना है प्रोपेन के 2 बनते हैं, ब्यूटेन के 4 बनते हैं, क्योंकि ब्यूटेन के खुद के भी आइसोमर्स होते हैं। तो एन ब्यूटेन के भी 2 बन जाते हैं और फिर आइसोब्यूटेन के भी 2 बनते हैं। इन सबको प्रैक्टिस करें, स्पेशली नेम्स पे फोकस करें, और नेम्स पे फोकस करने के बाद इनकी प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। ये आपने एतबार रखना है, इसलिए इनको एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें। आई एम होपिंग कि आप सबको अल्काइल रेडिकल्स बनाने आ गए होंगे, क्योंकि हमारे अगले जो टॉपिक्स हैं ना वो इन्हीं एल्काइल रेडिकल्स की बेस पे चलेंगे। एल्काइल रेडिकल्स को यूज़ करके अगले टॉपिक्स किस तरह हमने पढ़ने हैं वो तो खैर हम बाद में बातें करेंगे। आप अभी कार्बन एटम्स को इंक्रीज़ करें और सबके एल्काइल रेडिकल्स बनाएं और देखें क्या बनता है, ठीक है। और देखें आपके पास सही बनते हैं कि नहीं, वो लाजमी इंश्योर करें। ये टास्क है आपका। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।